कैसे हैं दोस्तों आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आप लोग लगातार मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है या स्ट्रक्चर उसका क्या है। तो आज हम वहां पे शुरू करते हैं। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग हमारी क्या होनी चाहिए, उत्तर लेखन कला बेसिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे उसमें हम जो इन्हांसमेंट अपनी लेकर आ सकते हैं। जब मैं आंसर राइटिंग सेगमेंट्स को डील करता हूँ, जब मैं आंसर राइटिंग की बात करता हूँ, तो मैं बेसिकली कई बार मैंने देखा है कि मैंने अपने यहाँ ही क्लासेस में मैंने ग्रुप्स बनाकर जब इनकी प्रैक्टिस कराई, तो कई स्टूडेंट ऐसे थे जो एक पूरे जो जैसे ही क्वेश्चन उनके सामने आया वो उस पर जम कर जाते हैं और जम करते उस पर जो है वो अपना आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट वो होते हैं जो धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअली इंप्रूव करना चाहते हैं। तो आंसर राइटिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपको सबसे पहले इसकी थीम को समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये आर्ट आपसे नहीं हो पाएगा। आप अगर 4 महीने 5 महीने भी आंसर राइटिंग करते हैं तो आप अपनी गलतियों को सेम उसी तरह दोहराते रहेंगे और उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आज आपको मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जहां पर आपको उसको फॉलो करना है और उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आज शुरू करते हैं आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अगर एक को हम लोग बोलते हैं आंसर यानी उत्तर, और एक को हम लोग राइटिंग बोलते हैं यानी लेखन। अब चलिए इनको हम दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमें यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो कहता है कि साहब अभी तो मैं बिगिनर हूँ और अभी तो मैं जो है वो आंसर राइटिंग मेरे को अभी कुछ आता नहीं है, मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, तो अभी मुझे आंसर राइटिंग नहीं करनी है। दूसरा स्टूडेंट वो आता है जो कहता है कि नहीं पहले मैं पूरा कोर्स पूरा कर लेता हूँ, उसको खूब पढ़ता है और फिर उसको लगता है कि जब उसको आ ही गई है, नॉलेज हो ही गया है, तो अपने आप वो आंसर राइटिंग कर लेगा। ये दोनों स्टूडेंट जो है वो बेसिकली कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जा पाते हैं। क्योंकि जब आपने नोटिस किया होगा कि आपको कोई सी चीज के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज भी है और जब आप लिखने बैठते हैं तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ही आता है, यार शुरू कहां से करूं, इसको लिखूं कैसे। तो यहां पर जो है ये सबसे बड़ा जो है वो मिस्टेक हो जाती है। अब मैं इसी को ही थोड़ा सा प्रिसाइज वे में इसको जो है मैं करेक्ट करने का कोशिश करता हूं कि हमें इसको कैसे करना है। तो चलिए, अब मेरे लिए मैं आपके लिए कुछ महीनों का टारगेट बना रहा हूं जहां पर आपको धीरे धीरे मेरे साथ ग्रेजुअली इंप्रूव करना है और हम इनपुट के साथ उसको करते जाएंगे। उसमें मैं डिफरेंट स्टेजेस पे आपसे आंसर राइटिंग कराऊंगा। अब आपको एक काम करना है, सबसे पहले अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आंसर को उड़ा दीजिए। यानी अभी आपको आंसर से कोई मतलब नहीं। यहाँ आंसर का सीधा सा मतलब है कि बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हो। सपोज दैट कि मुझे जो हिस्ट्री है, मेरा पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, मैं उसके लेक्चर्स करना चाह रहा हूं, नहीं, अभी आपको सब्जेक्ट पे नहीं जाना है। पहला जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है साइकोलॉजिकल, वो है राइटिंग। आपको शुरुआत करनी है राइटिंग से। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको 30 डेज का टास्क दे रहा हूं, 30 डेज। स्टेप वन, जो राइटिंग का मतलब होता है, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग मोटर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। मोटर एक्टिविटी क्या होती है? मोटर एक्टिविटी वो होती है जब हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जो न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हमारी मसल्स के साथ जुड़ा होता है। हम जैसा सोचते हैं, हमारी जो बॉडी है उस हिसाब से एक्ट करना चाहिए। जैसे अगर आपने देखा होगा, कोई महान खिलाड़ी होता है जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, इन सब का मैं नाम लेता हूं, तो आपने देखा कितनी फास्ट बॉल जो है फेंकी जाती है। कई बार ये भी डे नाइट मैच में उनको बॉल की केवल एक सीम हल्की सी दिखाई पड़ती है और उनकी बॉडी इतना ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस कर चुकी होती है, उनकी मोटर एक्टिविटी इतनी इन्वॉल्व हो चुकी होती है कि आपने देखा कि इधर बॉलर ने हाथ ऊपर किया और वो उसको अंदाजे को भांप के अपने पैरों की मूवमेंट उसी हिसाब से कर लेते हैं। उनको फॉरवर्ड खेलना है, उनको बैकवर्ड जाकर खेलना है, हुक लेना है, गली पे जाना है, उनको क्या करना है वो पहले से ही तैयार होते हैं और इस सबके में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का जो है वो टाइम मिलता है। हमने आपने भी क्रिकेट खेली है, लेकिन हम अपनी मोटर एक्टिविटी को वहां तक नहीं ले जा पाए कि हम इंटरनेशनल एरिना में जाकर क्रिकेट खेल सकें। तो ये जो एनएलपी होता है, ये सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट होगा वो मोटर एक्टिविटी के साथ जुड़ता है। शायद इन चीजों को आपको जो है वो क्लासेस में नहीं बताया जाता है और आपको लगता है कि मुझे कोई चीज आती है, पन्ना उठाया, पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया और मैं जो है वो बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर पाऊंगा। लेकिन यहीं पर हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी मोटर एक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना है। यानी मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, मुझे उनको पेपर पे उतारना सीखना पड़ेगा। यानी मेरा जो न्यूरल सेटअप होना चाहिए वो जो है एक्चुअली में आ जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज रात सोने से पहले आप अपने फादर को एक जो है वो 2 पेज का एक लेटर लिखिए। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, उन्होंने आपकी लाइफ में कैसा चेंज किया, या मदर के बारे में आप जो है लिखिए। आप देखेंगे कि आपके दिमाग में जो इमोशंस हैं
अब मुझे आपके फादर के बारे में जानकारी मैं किसी क्लास में नहीं दे सकता। आपकी मदर के बारे में आपसे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता होगा, उनका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में, आपको बनाने में क्या होगा। लेकिन आपके पास जब इंफॉर्मेशन है, और आप ये देखिएगा कि वो 2 पेज हार्डली उसको लिखने के लिए आपके पास 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो आपके दिमाग में इमोशंस फ्लैशबैक में जाएंगे, बचपन से लेकर अब तक चीजों को आपका दिमाग स्क्रूटनाइज करना शुरू कर देगा, मोर थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि यार मैं पहला पॉइंट कहां लिखूं, मैं कहां से शुरू करूं, मैं आगे कैसे जाऊं। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसको आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आपके लिए जो 30 डेज होगा, शुरुआत में आपको दिक्कत होगी। आप भूल जाइए आंसर को अपने दिमाग से कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है या मुझे क्या पढ़ना है, सब कुछ निकाल दीजिए। आप जो है वो पर डे 30 मिनट्स अपना टाइम जो निकालेंगे, वो आपको अपनी डायरी लिखनी है। आप चाहे 2 ही पेज से शुरू करें, कोई बात नहीं है, 3 पेज लिखें। आपको सिर्फ राइटिंग करनी है, मेरा दिन का आज एक्सपीरियंस क्या रहा, इस लॉकडाउन को मैंने कैसा फील किया, मेरा मोटिवेशन कैसा रहा, मुझे कौन सी चीजें परेशान करती हैं, किन लोगों ने मुझे नेगेटिव थॉट्स से जो है वो बताया। अब लगातार केवल 30 दिन आप इसी के साथ करेंगे। यहां जो फर्स्ट स्टेप है वो मोटर एक्टिविटी को स्टैब्लिश करना है, यानी आपका दिमाग जो है वो थॉट्स प्रोसेस के साथ आना शुरू हो जाएगा। डे 1 के साथ डेट जरूर डाल लीजिएगा। जब आप डे 1 पे होंगे तो डेट आप डालिएगा, और जिस दिन आप जो है वो डे 30 पर पहुंचेंगे, आप देखेंगे आपकी राइटिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। आप पहले देखेंगे कि आपके विचार भटक रहे थे, आपके पास जो आपके थॉट्स पॉपअप हुए, आपने उसको पकड़ के लिखना शुरू किया। आप जब लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो आप थोड़ा सा लिखेंगे, फिर आप अपना पेन मुंह में दबाएंगे, सर खुजाएंगे, फिर कुछ सोचेंगे, फिर कुछ लिखेंगे, फिर 2 लाइन बाद फिर सोचेंगे। लेकिन ये हमें नहीं करना है। हमें यूपीएससी में बहुत अपना जो है वो प्रिसाइज राइटिंग करनी है। लेकिन उसके लिए आप धीरे धीरे करते जाएंगे कि 30 डेज तक आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप 30वें दिन की तरफ जा रहे हैं, अब आप क्विकली लिखना शुरू कर रहे हैं, आप ज्यादा लिख पाएंगे, आप ज्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, आपके थॉट जो होंगे वो बहुत ही प्रेसिज होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएंगे। तो पहला जो आपको 30 दिन का काम है, उसमें आपको आंसर अब नहीं लिखना है, आपको सिर्फ राइटिंग करनी है, अपने पर्सनल इमोशंस लिखने हैं, अपना मोटिवेशन लिखना है, अपनी डेली एक्टिविटी लिखनी है। जब ये काम हो जाएगा तब आपकी मोटर एक्टिविटी स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा, और न्यूरल मस्कुलर पाथ डेवलप हो जाएगा। न्यूरल मस्कुलर पाथ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल मस्कुलर पाथ। क्या होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप में से कई लोग जो है राइट हैंड से ब्रश करते होंगे, बचपन से हम कर रहे हैं, और हमें सोचना नहीं पड़ता, हम ब्रश करते पेपर पढ़ लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से बार बार वो ब्रश करते करते हमारा जो न्यूरल मस्कुलर पाथ है वो जो है एक्टिव हो चुका है, उसका एक पाथ हो गया, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में हो चुका है, उसमें हमें सोचना नहीं है, दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर वही ब्रश एक दिन मैंने अपने साथ किया, मैंने उसको उल्टे हाथ से पकड़ लिया, जिससे मैं रेगुलर करता हूं, उसे उल्टे हाथ से पकड़ लिया, और अचानक से मुझे लगा कि ब्रश का मूवमेंट मेरे से गलत हो रहा है, कभी जो है मसूड़ों में जाके लड़ रहा है, या मैं भूल जा रहा हूं कि मुझे किस तरह अपने ब्रश को मूवमेंट कराना है। और मैंने देखा कि ये ब्रश तो मैं हमेशा से करता चला हूं, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि मैं उसको उल्टे हाथ से जब पकड़ रहा हूं तो मैं उसको जो है उतनी इजीली ब्रश नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया, और फिर मैं 10-15 दिन बाद मैंने देखा कि मैं जो है वो पहले से ज्यादा ईज हो गया है। तो उसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में न्यूरल मस्कुलर पाथ कहते हैं। जब तक न्यूरल मस्कुलर पाथ आपका नहीं बनेगा, आप कभी भी आपके दिमाग के थॉट्स को पेपर पे नहीं ला पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग में 86,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, और आप इन्हीं के साथ घूमते रह जाओगे, एग्जाम में बैठोगे और ऐसे सोचते रह जाओगे कि मुझे इस पे क्या लिखना है, राइट। तो ये जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मैं इसको बोलता हूं राइटिंग का, ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। आपने इसको स्किप किया, आपके लिए आगे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, चाहे आज खड़ी हो चाहे कल खड़ी हो। आइए अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। जब आपने इस स्टेप को कर लिया, और 1 महीने तक आप पीछे से कुछ पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीजें जो है वो आपकी स्टडी में चल रहा होगा। अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, और सेकेंड स्टेप पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बच्चा क्या करता है, सीधे सीधे आंसर राइटिंग पे आ जाता है कि सर ये मुझे जो है प्रसंग लिखना है, ये मुझे व्याख्या लिखनी है, उपसंहार लिखना है। बिल्कुल गलत मैथोलॉजी है। सेकेंड स्टेप पे आप सबसे पहले थॉट कलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं, यानी कि आपके जो विचार हैं, राइट, आपके जो विचार हैं वो आपको कलेक्ट करना आना चाहिए। और विचारों को कलेक्ट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आइदर यू मस्ट हैव फ्लो चार्ट, आइदर स्पाइडर डायग्राम, या थॉट मैपिंग। जो भी आपका स्टाइल हो उसको आपको कलेक्ट करना है। सपोज दैट मैं आपसे किसी भी चीज के बारे में बेसिक चीज पढ़ ली कि भाई ये बताइए कि जो है फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा,
तो आपने देखा कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी की गतियों का वर्णन करें, बेसिक क्वेश्चन आपने लिया। तो जब पृथ्वी की गतियों के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप आंसर लिखना शुरू कर देते। पृथ्वी की गतियां होती, पृथ्वी की गतियां जब आप लिखें तो सबसे पहले अपने थॉट्स को कलेक्ट करें, इसकी आदत डालें ताकि आपके दिमाग को ये आदत हो जाए। अब मैंने क्या किया, पृथ्वी की गतियां, पहला घूर्णन, शब्द मेरे कम है, मैं अपने दिमाग को बेवजह जो है नहीं फंसाऊंगा, मैं घूर्णन पे आऊंगा। दूसरा परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन, घूर्णन अपने अक्ष पर, परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ। फायदा क्या होगा, मुझे इसको करते समय ना तो मुझे वर्ब की जरूरत है, ना मुझे जो है कंजक्शन की जरूरत है, और ना मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत है। यानी व्याकरण, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये व्याकरण बहुत ही खतरनाक चीज होती है। जब हम अपना सेंटेंस लिखना शुरू कर देते हैं तो हमारा दिमाग फंस जाता है कि मुझे इसमें व्याकरण को कहां कहां कैसे इस्तेमाल करना है, और उस कंडीशन में जो मेरे थॉट्स होते हैं वो निकल कर नहीं आते हैं। स्टूडेंट से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यहाँ जो सेकंड स्टेप में आज की डेट में यूपीएससी मांगता है वो ये कहता है कि आपके पास कितना थिंकिंग प्रोसेस अवेलेबल है। परिक्रमण किया सूर्य के चारों तरफ, अब घूर्णन अपने अक्ष पर होता है, इससे हमारा क्या होता है, इससे दिन रात होता है। चलिए भाई, आपने इसका प्रोसेस लिख लिया। परिक्रमण से वर्ष होता है, वर्ष कितना, 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सेगमेंट्स होते हैं वो हमारे लगातार चेंज होते रहते हैं। तो आप अब जब सेकेंड स्टेप में आएंगे, कोई भी आपको आंसर मिले, कोशिश करिए अगले 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज, 30 दिन तक आपको आंसर का ना प्रसंग लिखना है, ना व्याख्या लिखनी है, ना उपसंहार लिखना है। आपको बेसिकली जो है वो पॉइंट्स को, चाहे आप फ्लो चार्ट में लिखें, चाहे आप स्पाइडर डायग्राम में लिखें, चाहे थॉट मैपिंग के साथ करें, आप किसी भी मैथोलॉजी में आप उसके पॉइंट्स को बनाना शुरू किए। इसी को मैं फ्लो चार्ट में लिख सकता हूं। आपका पर्पस यहां होगा कि मैं किसी भी पढ़ी हुई चीज के बारे में कितने पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता हूं। इसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं, जो आज की यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि बहुआयामी दृष्टिकोण हमारा जो है ये माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब 30 दिन यानी 60 दिन हो गए। पहले 30 दिन आपने अपना न्यूरल मस्कुलर सेटअप क्रिएट किया। अगले 30 दिन तक आपने जो है वो थॉट्स को कलेक्ट करना सीखा कि मेरे थॉट्स, मुझे कितने पॉइंट्स यहां पर डेवलप मैं कर सकता हूं, कितने आयाम से इसको मैं सोच सकता हूं। अब थर्ड प्रोसेस पे आते हैं। अभी भी जो है आप आंसर राइटिंग पे डायरेक्टली नहीं उतरेंगे। अब 60 दिन में आपने किसी सब्जेक्ट को पूरा कर लिया होगा, या 2 सब्जेक्ट आप पढ़ चुके होंगे। अब यहां आपको बेसिकली पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, पॉइंट्स में, अभी भी पॉइंट्स में। ये इसी का ही जो फ्लो चार्ट है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। पॉइंट्स में फायदा क्या होता है, पॉइंट्स में सबसे बड़ी बात, ग्रामर की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और पॉइंट्स में हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को रख पाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि गांधी के आंदोलन के क्या प्रभाव हुए, तो अगर मुझे पैराग्राफ में लिखना है तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट 3 से 4 पैराग्राफ लिखने के बाद इल्यूजन हो जाता है, उसको जो है डिसोरिएंटेड हो जाता है, वो एक ही बात को बार बार घुमा के लिखता रहता है। यहां आपको क्या करना है, जैसे आपने लिखा कि इसके निम्न प्रभाव होंगे, फॉलोइंग इफेक्ट्स आर देयर, निम्न प्रभाव होंगे। अब निम्न प्रभाव के आगे आपने एक डैश किया, पॉइंट नंबर 1, कि भाई इससे जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनमानस को एकजुटता मिली। दूसरा, इसने जो है वो भारतीय जनमानस में जो है आजादी के बारे में बात रखी। तीसरा, इसने पूरी दुनिया के सामने एक जो है वो खबरों में ही आए, वहां पे जो भी अपना नेता कंस्ट्रक्टिव कर सकता था वो जाए। जो आजादी केवल एलीट क्लास की थी वो लोगों तक पहुंची कि भाई ये भी हो सकती है, उसका मूल्य हो सकता है। और आजादी केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक भी हो सकती है, ये भी हमें पता चला। यानी खुद हमारे समाज में जो कुरीतियां, यानी अपृष्यता, जो भेदभाव और ऊंच नीच, ये सब जो है वो धीरे धीरे वो एक जो है वो चर्चा का विषय बना, एक डिबेटेबल इश्यूज बना। तो हमने क्या किया, हमने इसके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए, इसमें हमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ी, और मुझे मेरे क्वेश्चंस का एक जो मेरा आंसर है उसके बहुत ढेर सारे पॉइंट मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कर लिया कि हाँ मुझे अब स्ट्रक्चर आ रहा है। 30 डेज आपको यही प्रोसेस लेकर चलना है, यानी अब आपके पास 90 डेज का प्रोग्राम ये तैयार हो गया। यानी पहला मैंने जो बताया आपको, सबसे पहले आपको न्यूरो मोटर एक्टिविटी करनी है। दूसरा, आपको फ्लो चार्ट में जो है वो कितने, फ्लो चार्ट में कम से कम वर्ड में आप कितना जो है उसको जो है विस्तारित कर सकते हैं। तीसरा, आप इसमें जो है वो कैसे पॉइंट्स लेकर आ सकते हैं, आपके पॉइंट्स क्या होंगे जो आप जो है सेगमेंट आप करते हैं। अब आ जाते हैं, 30 दिन हो गया और आपको पॉइंट्स में लिखने की आदत हो गई। अब जो अगला स्टेप होगा, फोर्थ वन,
इसमें अब आपको बेसिकली अब आपको लग रहा होगा कि अब आप जाएंगे और प्रसंग, व्याख्या और संहार उजांग बोलेंगे और कर लेंगे। नहीं, जो प्रसंग यानी इंट्रोडक्शन होता है वो होता तो किसी भी आंसर का 4 to 5 लाइन्स ही होता है, लेकिन ये इतना कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ये इतना पॉइंटर होना चाहिए कि यही जो प्रसंग होता है इंट्रोडक्शन, वही एक्चुअली में आपके मार्क्स को निर्धारित करता है। जैसे ही एग्जामिनर की नजर इस पर गई और उसको वही अप्रोच मिल गया, तो उस अप्रोच में जो है वो आप ये देखेंगे कि वो खुश हो जाएगा, उसको पता है कि आगे बातें सही लिखी हैं और वहां पर उसको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपका प्रसंग टू द पॉइंट नहीं है और जैसा उसको ओरिएंटेशन चाहिए नहीं है, तो आगे आपने कुछ भी किया हो वो आपके लिए एक गलत धारणा बना बैठेगा। प्रसंग लिखने का स्टेप 1 जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी इंट्रो अगर आपको लिखना है तो स्टेप 1 में जो आपको जाना है, सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका प्रश्न है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट उसमें कीवर्ड है, यानी क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कुंजी वाक्य जिसे हम लोग कहते हैं। कीवर्ड क्या है, बेसिकली कुंजी वाक्य क्या है आपका। अगर आपको कुंजी वाक्य समझ में आ रहा है, यानी कि जो मुझे बेसिकली जो है वो कहानी कही जा रही है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, मुझे सिर्फ वहीं से स्टार्ट करना है। ये बहुत बड़ी आर्ट है, जिस स्टूडेंट को ये आर्ट नहीं आती है उसके लिए कुछ भी नहीं यूपीएससी में। कई बार यूपीएससी के क्वेश्चंस बहुत ही डीपर होते हैं, वो कहते कुछ और है, उनका मतलब कुछ और होता है, वहां हमें करना कुछ और होता है। जैसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, आलोचना, समालोचना, जो क्रिटिकली इवेल्युएट करना, अपना जो है वो पॉइंट देना, अपना व्यू रखना, तो इन सब में बहुत बारीक अंतर होता है। इसमें सभी में जो है वो आंसर जो है बराबर नहीं दिया जा सकता। सबसे पहली बात, जब आप आंसर लिख रहे हो, जब आप अपनी शुरुआत करो, तो आप ये क्वेश्चन देखिए, जैसे सपोज दैट मैंने अर्बनाइजेशन का मुद्दा लिया, शहरीकरण। अब शहरीकरण पेपर 1 में है ऑफिशियली के साथ, लेकिन अगर मैं जीएस पेपर 3 में मैं इसमें सॉल्यूशन दे रहा हूं और वहां पर अर्बनाइजेशन का पॉइंट है, इसका मतलब है मुझे इसका जो पक्ष है वो सामाजिक आर्थिक की बजाय मुझे आर्थिक ज्यादा करना है इसमें। यानी इसको जीएस पेपर 3 में पूछा गया, यानी इसको मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ या तो जोड़ूंगा या तो मैं इसको इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ूंगा। तो आपका जो पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। ये बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होता है जो इसको पकड़ पाता है, जिसको समझ पाता है कि हमें बेसिकली यहां पर क्या करना होता है। तो चलिए, तो यहां पर आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कीवर्ड। कीवर्ड को क्या करना होता है, कोई भी जब आपको क्वेश्चन मिले तो आप हड़बड़ी मत करिए, कम से कम 3 से 4 बार उस क्वेश्चन को पढ़िए। शुरुआती दौर में अभी हम सीख रहे हैं, हम कौन सा आज एग्जाम देने जा रहे हैं। मेरे पास थर्ड स्टेप के लिए भी मैंने 30 डेज रखा है, सिर्फ प्रसंग के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंट्रोडक्शन सीखने के लिए मैंने 30 डेज का टाइम रखा है, क्योंकि ये वो पावरफुल फैक्टर है कि अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आता, मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप कभी भी एस्से नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि जिसको कॉम्पैक्ट इंट्रोडक्शन लिखना आता है वही एक अच्छे एस्से की शुरुआत कर सकता है। आप जानते हैं कि मैं 250 मार्क्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। तो कीवर्ड के लिए करना क्या होता है, जो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप 2 से 3 बार पढ़ें और एक अलग कलर का पेन रख के उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें। ये भी हो सकता है कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो आप उसको 2-3 बार, हो सकता है कि 3 से 4 बार आपको नए नए कीवर्ड मिले, आप इसको भी आप कीवर्ड मान लें, इसको भी कीवर्ड मान लें, इसको भी कीवर्ड मान लें, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। और उनके हिसाब से आंसर आप लिखना शुरू करिए। और फिर धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि नहीं, ये चारों कीवर्ड नहीं हो सकते, इसमें ये 2 तो नलीफाई हम कर सकते हैं, ये 2 मेरे कीवर्ड हैं जो मेरे साथ काम आएंगे, यानी कुंजी वाक्य। इसी को बेस करके मुझे अपना आंसर लिखना है, राइट। कि मुझे इसमें बेसिकली ट्विस्ट क्या कह रहा है, वो किसकी आलोचना करने के लिए कह रहा है, वो किसकी समालोचना करने के लिए कह रहा है, किसका जो है वो कंपैरेटिव स्टडी कर रहा है। क्योंकि मेरा आंसर जो होगा वो उसी क्वेश्चन के कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही होगा। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब भी कोई प्रसंग लिखा जाता है, वहां से हमारा इंटेलेक्चुअल जो है वो काम जर्नी शुरू हो जाती है। जैसे कई बार मुझे अपनी बात को कहने के लिए किसी कोट की जरूरत पड़ती है, मुझे किसी बात को कहने के लिए किसी प्रसंग की जरूरत पड़ती है, अपनी बात को कहने के लिए मुझे कोई महत्वपूर्ण जो है वो बात रखनी, किसी दार्शनिक की विचारधारा भी रखनी पड़ सकती है। ऐसे में तो ये होता ही होता है, आंसर राइटिंग में भी ये बहुत काम आता है। तो कीवर्ड के साथ साथ कई बार मुझे कुछ अलग से अध्ययन करना पड़ता ताकि मैं अपनी बात को बहुत पावरफुल तरीके से रख सकूं। तो प्रसंग के लिए आपको 4 से 5 लाइन लिखने के लिए मैं एक जो है महीने का 30 दिन का टाइम दे रहा हूं, लेकिन इसको बार बार लिखिए। आप कोशिश ये करिए कि आपके जो कीवर्ड्स हैं शुरुआत में 4 होंगे, 5 होंगे, घबराइए नहीं, उनके हिसाब से अलग अलग प्रसंग लिखिए। जैसे 5 लाइन मैंने इस कीवर्ड के हिसाब से लिखा, 5 लाइन मैंने इस कीवर्ड के हिसाब से लिखा, 5 मैंने इस कीवर्ड के हिसाब से लिखा और 5 मैंने इस कीवर्ड के हिसाब से लिखा। होगा क्या, होगा ये कि आप देखिए कि मेरा कॉम्पैक्ट कहां बढ़ रहा है। धीरे धीरे 7-8 दिन बाद आप ये देखेंगे कि आपको पता चलना शुरू हो रहा है कि मेरे कीवर्ड एक्चुअली बहुत कम है, प्रिसाइज है। अगर आपको कीवर्ड मिल गया तो आपने समझ लीजिए कि कीवर्ड का नाम, ये कुंजी आपके हाथ में जो है, सफलता की कुंजी हाथ लग गई आपके। अब आपको सिर्फ इस पे पढ़ना है। आते हैं हम फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप में बेसिकली हम प्रसंग यानी इंट्रोडक्शन
और व्याख्या यानी बॉडी, इन दोनों को मिलाएंगे, यानी प्रसंग के बारे में बात करेंगे और व्याख्या के बारे में बात करेंगे। अब प्रसंग चूंकि आप 30 डेज तक प्रैक्टिस कर चुके हो और आपको अंदाजा लग गया होगा कि प्रसंग का जो बेस होता है वो बेसिकली कीवर्ड्स पे होता है, और थोड़ा सा आपके पास एक साहित्य यानी कि जो लिखने का टू द पॉइंट अप्रोच होता है वो यहां पर होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रसंग और प्रसंग के साथ व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वो क्या, सपोर्टिव वर्ड क्या है, यानी क्या ये मुझसे एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, क्या ये मुझसे क्रिटिसाइज करने के लिए कह रहा है। अब अगर मुझसे एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है तो मैं पॉइंट्स में भी उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर वो मुझसे तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहा है तो मुझे सबसे अच्छा तरीका जो आर्ट ऑफ राइटिंग होगा, मैं पॉइंट्स में लिखने की बजाय अगर इसको मैं एक लाइन ड्रॉ करके उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में अगर पॉइंट रख दूं तो मेरा क्या होगा, मेरा कम शब्दों में मेरा जो बात है वो ज्यादा अच्छे तरीके से रखी जा सकेगी। ये आपने देखा। अगर मुझे समालोचनात्मक करनी है तो समालोचनात्मक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई पहले मैं उसके पक्ष में रखूं फिर उसके विपक्ष में रखूं। यह भी हो सकता है कि मैं एक ही लाइन में पहला मैं उसके पक्ष में बात करते हुए उसके विपक्ष के बारे में बात कर दूं, या विपक्ष को पहले रखते हुए यानी कि जो अपोजिशन में मुझे अपने आर्गुमेंट्स देने हैं उसके बाद में उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट देता हुआ एक ही लाइन को कंक्लूड करूं। तो आपने देखा जो व्याख्या होती है वो जो सपोर्टिव जो कीवर्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या जा रहा है, मेरा जो है आर्गुमेंट वो किसके आसपास है। तो आपको भी ये 30 डेज का जो है वो हिसाब किताब लेकर चलना है। चलिए, अभी मैं कंक्लूजन पे नहीं आया हूं। कई बार लगता है स्टूडेंट जो है, मैंने देखा है कि वो लगता है कि हर आंसर में मुझे कंक्लूजन देना ही देना है। अब जो एग्जामिनर का ध्यान सबसे ज्यादा जाता है वो कंक्लूजन पे जाता है, और यूपीएससी में कुछ ट्रिक्स होती हैं जिस पर उन्हें काम करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम कंक्लूजन बात करेंगे तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, उनको लगता है कि भाई उनको बचपन में सिखाया गया कि भाई कंक्लूजन जो है इसी तरह उपसंहार जो है चलता रहेगा और आपको इस तरह जो है वो काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन व्याख्या क्या है तो जरूरी नहीं कि आप कंक्लूजन दें, क्योंकि कंक्लूजन देने में आपको 3 से 4 लाइन यूज करनी पड़ेगी। और अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा, ओपन एंडेड यानी खुला है, जरूरी नहीं कि आप कंक्लूजन देके इसको बंद करिए। तो आप 3 से 4 लाइन बेवजह आप कंक्लूजन देने के चक्कर में अपनी व्याख्या छोटी कर लोगे, जबकि क्वेश्चन आपसे सिर्फ कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए, उदाहरण सहित बताइए, इसकी व्याख्या करिए। ये जो क्वेश्चन एक्सप्लेन जो होता है, तो अगर आप इसमें कंक्लूजन देने की कोशिश करेंगे तो आपसे बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। करना क्या होगा, इसको करना ये होगा कि आपको ये देखना होगा कि कंक्लूजन कहां से आ रहा है, फिर कंक्लूजन का आर्गुमेंट्स क्या है। जैसे अगर आपने सपोर्टिव कीवर्ड आपने पकड़ लिया व्याख्या में, अगर वो आपसे कह रहा है कि समालोचना करनी है यानी कि आपको इक्वली क्रिटिसाइज करना है, तो यानी मुझे सिर्फ उसका निगेटिव पॉइंट नहीं बनाना है, मुझे उसके निगेटिव के साथ मुझे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे भी फोकस करना है। तो निगेटिव पॉइंट के साथ साथ मुझे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे भी अपना फोकस रखना है, और उसके साथ मुझे एक पॉजिटिव नोट पे मेरा आंसर खत्म होना चाहिए। याद रखिएगा, जो अंतिम की 2 लाइनें होंगी वो पॉजिटिव नोट यानी कि आशावादिता के साथ खत्म होनी चाहिए। अगर वो कह रहा है कि केवल आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है यानी कि केवल जो है क्रिटिसिज्म करना है, तो यानी कि मेरे पास छूट है कि मैं उसमें निगेटिव जा सकता हूं। अगर वो कह रहा है कि अपना तर्क रखिए यानी कि अपना आर्गुमेंट, आपका क्या व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया तो मेरा कंक्लूजन अब लंबा होगा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ मुझे जो भी मैं अपना पॉइंट वो दे रहा हूं, मुझे उसके साथ एक आर्गुमेंट्स को, सपोर्टिव आर्गुमेंट्स को रखना पड़ेगा, समर्थन करना ही पड़ेगा मुझे। अगर मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज के, भाई ये डैम है, ये डैम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इससे कई लोगों के घर डूब जाएंगे, और अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं यहाँ डैम बनना चाहिए, ठीक है, और मैंने ये बात कही, खासतौर पे अपने तर्क रखने में बहुत खतरनाक ये क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे, मैंने जो बात भी कही है मुझे उसके लिए उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि अगर 10 लोग विस्थापित हो रहे हैं तो 50 किसानों को जो है वो खेत मिल सकते हैं, उनको पानी मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मुझे कंपैरेटिव स्टडी करके बताना पड़ेगा। यानी जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा तो मेरा कंक्लूजन कंपैरेटिवली लंबा होगा, और वहां पर मैं जो एक्सप्लेनेशन उसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं, यही वाइज है। लेकिन अगर आप एक ही लाठी से सबको हाँकोगे, एक्सप्लेनेशन में भी आपने कंक्लूजन डाल दिया, आलोचनात्मक में भी कंक्लूजन डाल दिया, समालोचनात्मक में भी आपने कंक्लूजन डाल दिया, अपने व्यू में भी आपने 4 लाइन बोला, यार 3 लाइन तो लिखनी लिखनी है, डाल दिया, कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको कंक्लूजन के लिए 30 दिन दे रहा हूं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह मेरे साथ चलेंगे। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, आज के लिए जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो यही रहेगा कि 30 डेज आपको आंसर राइटिंग पे जाना है, राइट।
30 डेज में आंसर राइटिंग में आप आंसर को हटाओ, पहले राइटिंग पर आओ, और वहां पर आपको पहले मोटर एक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी है, यानी जो आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, पॉजिटिविटी है, वो लिखिए। मैं पिछले 14-15 सालों से डायरी लिख रहा हूं, और मैं अपनी 15 साल पहले की डायरी और आज की डायरी में देखता हूं तो जमीन आसमान का मुझे अंतर दिखाई पड़ता है। मैं खुद वो जो है वो चेंजेस देख सकता हूं। तो आपको 30 डेज बेसिकली ये ध्यान रखना है कि मैं अपने थॉट्स को पेपर पे कैसे लेकर आ सकता हूं, और अपनी न्यूरल मस्कुलर एक्टिविटी को एस्टेब्लिश कैसे कर सकता हूं। राइट, नंबर वन। सेकेंड है कि मैं कितने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ सोच सकता हूं, मतलब मैं किसी भी दिए हुए पॉइंट पर मैं कितने जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लेकर आ सकता हूं। और अगर आप इसको लीनियर वे में सोचोगे तो कभी भी आप अच्छा नहीं लिख पाओगे। आपको इसके लिए थॉट मैप के साथ जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दैट ये किसी ने पूछा मैंग्रोव वनों की विशेषताएं क्या हैं, तो मैंने क्या किया इसमें, सिंपली आपको जो है आप देखेंगे कि इसमें जो है मैंने कई पॉइंट्स रख दिए कि भाई सबसे कम वर्ड में, आपने देखिए वर्ड कितने कम इस्तेमाल किए हैं, कि भाई सबसे ज्यादा एरिया सुंदरवन में, कहा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के मुहाने में। क्यों सुंदरी वन कहते हैं? बिकॉज सुंदरी वनों की अधिकता है। विशेषता क्या है? ये कहाँ कहाँ उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, उष्ण कटिबंध में पाया जाता है, ये 30 मीटर तक ऊंचा है, और ये एवरग्रीन है, यानी हमेशा हरा भरा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सुरक्षा सुनामी, बाढ़ और सागर तट यानी कोस्टल इरोजन के खिलाफ है। कहां पर ये होता है? जहां पर ज्वार भाटा और नमकीन जल में उगता है, ये वहीं पाया जाता है जहां पर जो है ताजा जल और लवणी जल मिलता है, सलाइन वाटर आकर जो है वो मिलता है। और इसकी विशेषता होती है, इसमें जो जड़ें होती हैं वो जटाओं की तरह लटकती है। अब आपने देखा कि अगर मैं देखूंगा तो हार्डली इसमें मैंने जो है वो 15-20 वर्ड के आसपास इस्तेमाल किया, और मैंने सारी बातों को यहां रख दिया, मेरे काम की सारी इंफॉर्मेशन यहां है। इसी को हम लोग थॉट मैपिंग कहते हैं। तो आपको ये प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा कि मैं किसी भी चीज के बारे में कितने विचार जो है वो जनरेट कर सकता हूं, मेरे लिए वो क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स अवेलेबल है। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने जैसा बताया आपको, फिर दोबारा, जब आपका थॉट प्रोसेस हो जाए तो आपको 30 डेज पॉइंट में लिखना है, यानी अब मुझे एक शॉर्टकट निकालना है जहां पर मैं, जैसे इसको हम लोग जैसे निम्न प्रभाव है, या इसके निम्नलिखित जो है वो प्रभाव होंगे, निम्नलिखित इसकी जो है आलोचनाएं होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिव हैंगिंग वर्ड्स। हैंगिंग वर्ड्स का मतलब होता है खूंटी के साथ टांग दिया, तो ये रही खूंटी और इसके साथ मैंने इतनी चीजों को टांग दिया। इसमें मेरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि मुझे इसमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं सपोर्टिव ग्रामर के साथ जो है वो बिना ग्रामर का इस्तेमाल किए मैं अपने पॉइंट्स रख सकता हूं। इससे आपको लेखन में आसानी और आपके ऊपर भार कम होगा। आपका पहला मकसद है कि मैं किसी भी दिए गए पॉइंट पर कितने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा कर सकता हूं किसी क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो आपको अगले 30 दिन तक फॉलो करना है, और आपको प्रसंग पे फोकस करना है। सिंपली 4 से 5 लाइन इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ऑटोमेटिक हो जाए कि मुझे कीवर्ड पकड़ना सीखना है। और शुरुआत में ज्यादा कीवर्ड आ रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, हम इसको धीरे धीरे इसको जो है वो प्रिसाइज करते जाएंगे। शुरुआत के मेरे 4 से 5 लाइनें अगर कॉम्पैक्ट मैंने डाल दी, जबरदस्त तरीके से डाल दी, एग्जामिनर फैसिनेट हो जाएगा, वो आंखें उसकी जो है चिपक जाएंगी उसके साथ, यस इस बच्चे को मुझे चाहिए। और मैंने जितने भी टॉपर्स की कॉपियां देखी हैं, उनकी पहली लाइन ही टू द पॉइंट होती है, वहीं से वो शुरुआत करते हैं। और बेसिकली नॉलेज का डिफरेंस नहीं होता, उनका जो आंसर राइटिंग का डिफरेंस है वो उन्हें बहुत बहुत आगे लेकर जाता है। मेरे पास तो बहुत से सीनियर स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं साहब ये पढ़ रखा है, लक्ष्मीकांत तो रटी पड़ी है, डीडी बसु तो मैंने कब की खत्म कर ली। और मैं उन्हें सिर्फ पेन देता हूँ और कहता हूँ भाई ये इस पे जो है वो 2 पेज लिख के दिखा दो। हाँ सर, सोच रहा है सर इसमें और अच्छा क्या लिख सकते हैं। तो ये सोचने का एग्जाम नहीं है, यहां पर आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है, 2 घंटे 40 मिनट एक अप्रोक्स जो एक्चुअल टाइम आपको मिलता है, और वहां आपको लगभग 4000 प्लस वर्ड जो है इनपुट देने होते हैं। यानी आपका दिमाग और आपका हाथ दोनों खटाखट एक साथ चलने चाहिए, तभी आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अगर मैं किसी को भी वो पेपर लाकर दे दूं, बोले भैया एक 2-3 दिन के अंदर सॉल्व करके देखो, आप देखो यूपीएससी का पेपर सॉल्व करके दे देंगे, लेकिन 2-3 दिन में सॉल्व नहीं करना है, मुझे 2 घंटे 40 मिनट के अंदर वो पेपर करके खत्म करना है। प्रसंग के बाद मैंने आपको बताया कि आपको व्याख्या के साथ जाना है। व्याख्या में आपको आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन सीखना पड़ेगा। मुझे पॉइंट में लिखना है, मुझे जो है वो एक कंपैरेटिव चार्ट बनाकर लिखना है, या मुझे पैराग्राफ में लिखना है, ये आप अपनी चॉइस पे जाओगे। ये कोई जरूरी नहीं कि आप पैराग्राफ में लिखो। अगर मुझे तुलनात्मक अध्ययन करना है, मुझे पक्ष विपक्ष में बात करना है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका है, मैंने भाई एक बीच में लाइन ड्रॉ की जैसे हमारे स्कूलों में सिखाते थे, और मैंने दोनों बात कह दी, आप देखिए एग्जामिनर खुश हो जाएगा। वही बात आप पैराग्राफ में लिखोगे, देखिए आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। अगला है आपको कंक्लूजन सीखना पड़ेगा कि मुझे किस हिस्से में कंक्लूजन देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, और इसके लिए आपको 30 डेज लगेगा कि मुझे इसमें कंक्लूड करना है, नहीं करना है, इसको ओपन छोड़ देना है, आर्गुमेंट ज्यादा रखने हैं। ये आर्ट आपको कीवर्ड के साथ आती जाएगी। तो ये जो स्टेप है अगर आप इसको फॉलो करते हैं, तो पहली बात आपके लिए जो आंसर राइटिंग होगी बहुत इंजॉयमेंट के साथ होगी, आप बहुत मजे के साथ आंसर राइटिंग करोगे।
दूसरा जो सेगमेंट होगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और आप अपने आप को सीखता हुआ देख पाओगे। देखिए, हमारे अंदर ही मोटिवेशन और डिमोटिवेशन दोनों होता है। कई बार हम बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, यार मैं आंसर राइटिंग क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं उतना अच्छा क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, मैंने तो यूट्यूब पे वीडियो देखी, वो टॉपर तो ऐसा लिखता है। मेरे पास भी लोग फोटो खींचते हैं, भेजते हैं, बताइए सर कैसा है। कई बार मन करता है क्रिटिसाइज करने का, कई बार नहीं करता है। लेकिन एक्चुअली में आप अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो। आप सीखने की प्रक्रिया में आइए, आपको मोटिवेशन मिलता चला जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आपको लगेगा यस, 30 दिन पहले जो मैं राइटिंग करता था, आज मेरी राइटिंग में बहुत बहुत बड़ा जो है वो चेंज आ गया है। अब जो मैंने आपको स्टेप बनाया है, इसको आप पहले पेपर पे ड्रॉ करिए और 30-30 दिन के स्लॉट्स बनाइए और उसको लिखिए सामने। आप इस तरह अपना एक पेपर पे आप सिंपली जो है वो इस तरह का एक चार्ट बनाइए। पहला स्टेप 1, स्टेप स्टेप्स लिख लीजिए। स्टेप्स के बाद आप उसमें जो है वो डेज लिख लीजिए और उसके बाद आप उस पर लिख लीजिए अभी स्टेटस क्या है मेरा। तो स्टेप 1 में 30 डेज का हो गया। 30 डेज में आपने यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या रहा आपका, सब्जेक्ट रहा मुझे अभी जो सिंपली जो है वो इमोशंस अपने लिखने हैं। स्टेटस यस मैंने किया या नहीं किया। फिर स्टेप 2, नेक्स्ट 30 डेज मुझे जो है फ्लो चार्ट या थॉट मैप में लिखना है, मैंने किया या नहीं किया, नहीं किया तो मैं इसको क्रॉस करूंगा। इसका मतलब है कि आप जो है वो अपनी आंसर राइटिंग को मेजर कर सकते हैं कि मैंने जो उजांग सर ने जो मुझे स्टेप्स बताए थे, जो इंटरनेशनल मैथोलॉजी है, ये हार्वर्ड में, प्रिंसटन में जो मेरे गुरु जो हैं या जो मेरे सीनियर्स हैं जो लंदन में हैं, उन्होंने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया। मैंने भी एनएलपी में इन सब चीजों को सीखा और मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ये जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, वो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। इस ट्रिक के साथ आपकी लाइफ जो होगी आंसर राइटिंग की बहुत बहुत चेंज हो जाएगी और आपको मजा आने लगेगा आंसर राइटिंग में। और आप देखिए कि सक्सेस कैसे आपके पास आनी शुरू हो जाती है और आपका जो थ्रेशोल्ड है, मैं चाहता हूं कि कम से कम 18-19 क्वेश्चन के आप ऊपर जाएं, वो आप आसानी से चले जाएंगे और आपको वो मार्जिन समझ में आएगा कि टॉपर का जो मार्क्स होता है उसमें मार्जिन केवल 2-2 मार्क्स का होता है और आप वही आसानी से गेन कर पाएंगे और आप टॉपर्स के रूप में बाहर आएंगे।